नमस्कार, मैं श्रेया आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक जाने माने स्त्री रोग और प्रसूति शास्त्र तज्ञ डॉक्टर रूमी पटेल सर। इन्हें 36 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है और इन्होंने आज तक 10,000 से भी ज्यादा सफल सर्जरीज की है और यही संख्या बताती है कि मरीज उन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू एंड नमस्ते सबको। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, गर्भाशय निकालने के ऑपरेशन को क्या कहते हैं? गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन यानी यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन, उसको हमारे साइंटिफिक वर्ड्स में हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। ओके, और ये हिस्टेरेक्टोमी के कितने तरीके होते हैं? हिस्टेरेक्टोमी के 3 तरीके होते हैं। सबसे पुराना मेथड यानी कि पेट खोल के ऑपरेशन जो करते थे, जिसमें पेट पे कट आता था, जैसे सिजेरियन में कट होता है वैसे, वो ऑपरेशन सबसे पुराना है। वो ऑपरेशन में करना हमें इजी पड़ता है एज अ डॉक्टर, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि पेट पे टाके काफी आते हैं और आजकल तो टाके भी अपने आप डिसॉल्व होने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेन होना, रिकवरी में थोड़ा टाइम लगना, ये सब चीजें होती हैं। सेकंड ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है, यानी दूरबीन पेट में डाल के ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि एक तो इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है, इसलिए ऑपरेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। ऑपरेशन में वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है, बेहोशी में का इंजेक्शन ज्यादा देना पड़ता है, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और अल्टीमेटली पेट पे 4 या 5 छोटे छेद किए जाते हैं जहां पे टाके आते ही हैं और प्लस उनको नीचे से भी कुछ काम करना पड़ता है, तो अंदर से भी टाके आते हैं। दोनों तरफ से वो ऑपरेशन होता है। और तीसरा ऑपरेशन जिसके बारे में हम ये अभी आपको जानकारी ज्यादा देना चाहते हैं, वो है वजाइनल यूट्रस रिमूवल, यानी नीचे के रास्ते से यूट्रस निकाला जाता है। जैसे आप फर्क समझ सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में, वैसा फर्क समझ लीजिए इस ऑपरेशन में है, डायरेक्ट नीचे के रास्ते से यूट्रस निकालने में। सर, किन महिलाओं में ये ऑपरेशन ज्यादातर दिखाई देता है? ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन पर से वो ज्यादा करके कुछ बीमारियों में करना पड़ता है। ऑफ कोर्स उन बीमारियों में भी पहले मेडिसिन और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, जबकि कुछ चीज हेल्प ही नहीं कर रही हो या फिर यूट्रस में बहुत ज्यादा सूजन है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हैं या फिर एडिनोमायोसिस या फिर कैंसर अगर यूट्रस का होता है, तब फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन उसमें स्क्रीनिंग करना पड़ता है कि कौन से पेशेंट को ऑपरेशन रियली फायदे का होगा। ज्यादातर 40 या 40 के एज के बाद में अगर कोई बीमारी है यूट्रस में जो मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो ही नहीं रही है, तो फिर यूट्रस निकालने का ऑपरेशन किया जाता है। सर, ये 3 मेथड जो आपने बताई अभी, उनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी ही है। इनफैक्ट किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट ने सबसे पहले वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर वो न हो तो फिर लेप्रोस्कोपी द्वारा या पेट खोल के करना चाहिए, क्योंकि वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी इज द बेस्ट। सर, आज जैसा आपने बोला कि अभी वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी इज द बेस्ट, पर अभी भी ये चीज के बारे में लोगों में ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ जो मीडिया है इंडिया में, उन्होंने लेप्रोस्कोपी के बारे में ज्यादा जानकारी दी है, लोगों को पब्लिसिटी ज्यादा हुई है और लोगों को इसके लिए उस तरफ गए हैं। टू सर्टेन एक्सटेंट हमारा जो मेडिकल एजुकेशन है आज का, वो भी थोड़ा फॉल्टी है, क्योंकि जो नए नए गायनेकोलॉजिस्ट पास आउट होके आते हैं उनको भी ज्यादा स्ट्रेस लेप्रोस्कोपी पे दिया जाता है। इसलिए ये जो वजाइनल मेथड है उसको बैक सीट में अननेसेसरली जाना पड़ा है। लेकिन वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी में और एक क्या है, अपना टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो आमतौर पे गायनेकोलॉजिस्ट लोगों को वो डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि छोटे से स्पेस में से उतना यूट्रस निकालने का होता है, तो उनको लगता है डिफिकल्ट है। इसलिए काफी गायनेकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, और अटेम्प्ट नहीं करते हैं इसलिए पेशेंट को 2 ही ऑपरेशन के बारे में चॉइस देते हैं। तो वो बताते ही नहीं है कि पेशेंट को नीचे के रास्ते से भी यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन हो सकता था, क्योंकि खुद नहीं करते। लेकिन मैं ज्यादा करके वजाइनल ही करता हूं। मैं पहले से ही बंबई से ही वो सीखा हुआ हूं और ज्यादा से ज्यादा वो टेक्निक परफेक्ट
किया है मैंने, इसलिए मैं वजाइनल ही करता हूँ ज्यादातर। सर, ये वजाइनल हिस्टेक्टोमी के एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस ऐसे है कि सबसे पहली बात, पेट के ऊपर एक भी कट नहीं आता है, तो पेट पे टाका ही नहीं आता है। जो भी अंदर प्रोसीजर किया है उसको टाइम कम लगता है, इसलिए एनेस्थीसिया का डोज भी कम लगता है, यानी बेहोशी का डोज कम लगता है। ऑपरेशन में अंदर से ही टाके आते हैं, कम टाके आते हैं, अपने आप डिसॉल्व होने वाले टाके आते हैं। और उसके बाद वजाइना का जो भाग है वो वैसे के वैसे ही रहता है, यानी कि आगे चल के मैरिड लाइफ में भी वो इंटरफियर नहीं करता है। तो आफ्टर ऑपरेशन पेशेंट को पेन बहुत कम होता है, जल्दी खा पी सकता है, चल फिर सकता है, डिस्चार्ज हॉस्पिटल से जल्दी मिल सकता है, और आगे की देखभाल भी कम करनी पड़ती है। वो जल्दी पेशेंट काम पे लग सकता है। जैसे अब प्रोफेशनल वुमन है या जॉब करने वाले लेडीज हैं, वो जल्दी अपने काम पे चालू कर सकते हैं। सर, ये ऑपरेशन के बाद में पेशेंट ने क्या क्या केयर करनी चाहिए? एक्चुअली केयर मेरे ख्याल से सबसे कम केयर ये वजाइनल प्रोसीजर में करनी पड़ती है ड्यूरेशन वाइज। अदरवाइज केयर सबको सेम है कि अप्रोक्सीमेटली यानी उन्होंने ज्यादा वजन नहीं उठाना है, या कोई हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, या प्रेफरेबली इंटरकोर्स कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए। अगर यही चीज ड्यूरेशन वाइज अगर हम पकड़ते हैं तो पेट खोल के अगर ऑपरेशन किया तो ज्यादा से ज्यादा ऑलमोस्ट 2.5-3 महीनों के लिए केयर लेना पड़ता है। वेरएज वजाइनल इसके अंदर सबसे कम केयर लेना पड़ता है, हार्डली 10-15 डेज में एटलीस्ट जो लेडी है वो खुद का घर का काम तो चालू कर सकती है। घर का काम विदाउट हेवी वर्क, यानी खाना पकाना, बैठ के छोटा मोटा काम करना, वो तो डेफिनेटली जल्दी चालू कर सकती है। जो पेशेंट्स का ये ऑपरेशन होता है उन्हें कुछ डाइटरी चेंजेस भी करने पड़ते हैं? यस, बेसिकली अपने यहाँ इंडिया में एक ट्रेंड है कि कोई भी ऑपरेशन करने के बाद लोगों को लगता है कि स्पेशल कुछ खुराक देना चाहिए जो हेल्थ पेशेंट को जल्दी ठीक करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुराक जो है उसमें बहुत ज्यादा ऑयली फूड देते हैं, फैटी फूड देते हैं, तो उल्टा वो नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि पर्टिकुलर चीजें खाने में अगर दी तो उसकी वजह से ऑपरेशन के टाके पक जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यूजुअली जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, हेवी फैटी फूड अवॉइड करना चाहिए, बाहर का खाना होटल वगैरह वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो खाने से इन्फेक्शन लग सकता है कहीं भी, तो वो अवॉइड करेंगे और अगर घर का खाना खाएंगे तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, लोगों को ऐसे बहुत सारे डाउट्स है कि यूट्रस निकालने के बाद में लॉन्ग टाइम साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे ना, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। काफी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है इंडिया में कि यूट्रस निकालने के बाद में वो मोटे हो जाते हैं, या तो फिर कुछ कुछ अलग अलग टाइप के मिथ्स हैं उनके मन में, वैसा हो जाता है। लेकिन एक चीज है कि यूट्रस निकालने से सिर्फ 2 चीज बॉडी में बंद हो जाता है। एक तो वो उनको बच्चा नहीं हो सकता है, और उनका पीरियड आना बंद हो जाता है। यही 2 चीज चेंज होते हैं। हाँ, चेंज कब होता है कि अगर यूट्रस के साथ में ओवरीज भी निकाल लिया, ओवरीज यानी कि अंडाशय या बीज ग्रंथ बोल सकते हैं आप। तो ओवरीज का काम होता है फीमेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। तो अगर हमने यूट्रस के साथ और ओवरीज अगर नॉर्मल है और खामखा ओवरीज को भी अगर निकाल दिया तो साइड इफेक्ट होंगे कि वो हार्मोन्स निकल जाएंगे बॉडी में से, इसलिए जो बुढ़ापे के सिम्टम्स है वो जल्दी आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उनके बोन्स वीक हो जाते हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और आगे चल के उनको थोड़ा सा वजाइनल ड्राइनेस होता है, तो थोड़ा मैरिड लाइफ में इंटरकोर्स में थोड़ा डिफिकल्टी आता है, या यूरिन का कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है। ये साइड इफेक्ट्स कुछ लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन लाइफ चेंजिंग साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत है ओनली ओवरीज निकालने पे। इसलिए अगर किसी लेडी की उम्र 40 to 50 के बीच में है और अगर ओवरीज नॉर्मल है, ऑपरेशन के टाइम जो हम देखते हैं या फिर सोनोग्राफी में भी पहले दिख जाता है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि ओवरीज उल्टा नहीं निकालना चाहिए। पहले क्या होता था कि डॉक्टर खुद डिसाइड कर लेते थे कि यूट्रस के साथ ओवरीज निकाल ही दो डायरेक्टली, लेकिन वो पुरानी मेथड है, अभी वो नहीं की जाती है। और किसी भी पेशेंट को अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास में अगर ऑपरेशन यूट्रस रिमूवल का होता है तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि मेरा ओवरीज निकालो या मत निकालो। ये काफी अच्छा डिस्कशन होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर 40 to 50 इयर्स के एज में होंगे तो मेरा सजेशन है
ओवरीज नॉर्मल है तो मत निकालिए, ये आप डिस्कस कर सकते हो। हाँ, अगर 50 के ऊपर उम्र होगी तो शायद निकालना नहीं निकालना वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस, अगर कैंसर होगा तो निकालना ही पड़ता है। सर, इस पॉडकास्ट के द्वारा आप महिलाओं को क्या सलाह देंगे? पहले तो उनके, अगर हम गायनेकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में अगर कहें तो जैसे हम लोग हमारे हेल्थ के लिए आफ्टर 35 या आफ्टर 40 सजेस्ट करते हैं कि साल में एक बार अपना ईसीजी निकालना चाहिए, सर्टेन ब्लड यूरिन टेस्ट करने चाहिए, उसी तरह से महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल चेकअप भी करना चाहिए। साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके खुद का चेकअप, शारीरिक चेकअप करना चाहिए। और उसके साथ में 2 टेस्ट कंपलसरी है साल में एक बार। एक तो सोनोग्राफी, पेट की सोनोग्राफी, जिसमें यूट्रस और ओवरीज को भी देखा जाता है। उसमें हमेशा देखता हूं मैं, बहुत सारे पेशेंट सिर्फ पेट से सोनोग्राफी करते हैं, लेकिन इंटरनल सोनोग्राफी जिसको टीवीएस बोलते हैं वो भी साथ में करना चाहिए, क्योंकि गायनेक प्रॉब्लम्स पेट के सोनोग्राफी से कभी कभी मिस होते हैं। सेकंड थिंग, उन्होंने पैप टेस्ट या पैप स्मीयर जो कहते हैं वो भी साल में एक बार करना चाहिए। वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है गायनेक कैंसर्स के बारे में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी एक टेस्ट है जिसको मैमोग्राफी बोलते हैं, यानी ब्रेस्ट के बारे में वो है। तो जिन लेडीज को फैमिली में हिस्ट्री है, क्लोज फैमिली मेंबर्स जैसे माँ या नानी या मौसी, इन लोगों में से किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, या वो लेडी को खुद को ब्रेस्ट में कोई और लंप है, ऐसे लेडीज ने साल में एक बार मैमोग्राफी करनी चाहिए। और जिनको इस तरह का हिस्ट्री नहीं है, कि फैमिली में भी हिस्ट्री नहीं है और उसको खुद को भी कोई लंप नहीं है ब्रेस्ट में, उन्होंने 3 साल में एक बार मैमोग्राफी करना चाहिए। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। थैंक यू सो मच सर, आपने वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी के बारे में हमको जानकारी दी और इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।